Hey everyone, this is Janvi and I welcome you to All in Concept Classes। आज 14 जुलाई है और आज के हम सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, जो आपके पेपर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु विन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। क्या कह रहे हैं? हु विन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। आईसीसी, पहले आपको तो पता होना चाहिए कि आईसीसी क्या है। क्या पता होना चाहिए कि ये आईसीसी क्या है, राइट। और इसमें क्या बोला है? मंथ अवार्ड, मतलब इनको क्या मिला है? मंथ का अवार्ड मिला है। तो ये दो लोगों को मिला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दो लोगों को मिला है। वो कौन है? एक है ये सोफी एक्लेस्टन या फिर एस्लेस्टन, जैसा भी आप बोलना चाहें, और एक है डेवॉन कॉनवे। कौन है? डेवॉन कॉनवे। एक है सोफी एंड एक है डेवॉन। देखिए, ये है डेवॉन एंड ये है सोफी। सोफी को मिला है विमेंस कैटेगरी में एंड डिवॉन को मिला है कॉनवे कैटेगरी में। क्लियर? देखिए, ये जो है ये बेसिकली है तो साउथ अफ्रीका से। कहाँ से है? साउथ अफ्रीका से। लेकिन ये खेलते कहाँ के लिए हैं? ये खेलते हैं न्यूजीलैंड के लिए। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, ये कहाँ के लिए खेलते हैं? न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। क्लियर? ये सोफी कितने ईयर्स की हैं? ये 22 ईयर्स की हैं एंड डेवॉन कितने के हैं? ये 30 ईयर्स के हैं। और एक चीज़ इनके बारे में आप क्या याद रख सकते हैं कि जो डेवॉन है ये लेफ्ट हैंडेड है। क्या है ये? लेफ्ट हैंडेड है। तो ये भी इनकी एक क्वालिटी हो गई जो कि अलग है, जिसके लिए आप इन्हें याद रखेंगे। क्लियर? अब देखिए, आईसीसी की थोड़ी सी बात कर लें। तो आईसीसी का मतलब, या आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए, ये नेम इसका अभी रिसेंट का है। मतलब आईसीसी जब बेसिकली इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो वो ईयर था 1909। क्या था ईयर? 1909। तो जब 1909 में आईसीसी बनाया गया था तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था एम्पिरिकल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या बनाया गया था? एम्पिरिकल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बनाया गया था। क्लियर? बाद में 1965 में इसे रिनेम किया गया। कब? 1965 में इसे रिनेम किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग से। और कब इसने अपना नेम अपहोल्ड किया? तो ये किया इसने 1987 में। क्लियर? ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? 15 जून 1909 में। वापस से इसका रिनेम कब हुआ? 1965 में। और कब इसने अपहोल्ड किया? तो ये था 1987 में। कल एक चीज़ मैंने और पढ़ाई थी आपको कि 1987 में ही 11 जुलाई को ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि जब पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है बढ़ के? 5 बिलियन। क्या हो गई है? 5 बिलियन। उसी के लिए हमने 1990 से क्या शुरू किया था? पॉपुलेशन डे मनाना शुरू किया था। समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पर एक नाम और लिखा हुआ है, यशपाल शर्मा। ये क्या है? एक क्रिकेटर थे। ये क्या थे? एक क्रिकेटर थे। इनका हाल ही में अभी अभी निधन हो गया है। 66 ईयर्स के थे ये। ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर। मतलब इनका जाना बहुत हर्ट कर रहा है सबको, क्योंकि 66 एज ही थी इनकी एंड ही वॉज डाइड। देखिए, इनके बारे में आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। जैसे इन्होंने अपना जो फर्स्ट मैच खेला था वो अगेंस्ट पाकिस्तान खेला था। अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। क्लियर? याद रखेंगे। एक तो हम इंडियन से तो थोड़ा इस बात पे ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं। तो इन्होंने कब खेला था? पाकिस्तान के खिलाफ 1978 में। अपना फर्स्ट मैच 1978 में। इन्होंने काफ़ी जल्दी मैच से संन्यास भी ले लिया था, लेकिन स्टार्ट कब किया? 1978 में अगेंस्ट पाकिस्तान। इन्होंने 37 क्या खेले थे? 37 टेस्ट खेले थे एंड 42 वनडे गेम्स खेले थे। क्लियर? और एक चीज़ इनके बारे में आई थिंक आपको याद रखनी चाहिए, इनका जो लास्ट वनडे क्रिकेट मैच था वो क्या था? अगेंस्ट इंग्लैंड था। लास्ट वनडे किसके खिलाफ था? इंग्लैंड के खिलाफ में था, जो कि कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। इन्होंने 1978 में खेलना चालू किया और 85 में इन्होंने क्या किया? अपना लास्ट वनडे खेला अगेंस्ट इंग्लैंड। वैसे ही इन्होंने अपना लास्ट
टेस्ट मैच कब खेला था? वो खेला था इन्होंने 1983 में। कब खेला था? 1983 में। और किसके अगेंस्ट खेला था? वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला था। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये चीज़ें कुछ याद रखेंगे आप इनके लिए। और इनका जन्म कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 11th ऑफ अगस्त 1954। 11th ऑफ अगस्त 1954 में ये क्या हुए थे? बॉर्न हुए थे। सॉरी, 1954। कौन? यशपाल शर्मा। डन? समझ में आ गया? और 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था ना, उस टीम में भी यशपाल शर्मा थे। तो आप इसके लिए भी नहीं याद रखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हु विंस गोल्डन बूट इन यूरो 2020? देखिए ये क्या है? यूरोपियन चैंपियनशिप थी 2020 की, जो कि 2020 में नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ कोविड। उसके लिए जब ये अभी ऑर्गेनाइज की गई थी, तो इसको किसने जीता है? गोल्डन बूट मतलब किसने जीता है इसमें? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, ICCR विल सेटअप द बंगबंधु चेयर एट। कहाँ पर ये बंगबंधु चेयर सेटअप करने जा रहे हैं? कौन? ICCR। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? अब ICCR पता होना चाहिए। ये बंगबंधु किसके लिए है और यहाँ पर ही किस यूनिवर्सिटी में? तो देखिए ये कहाँ पर ही करने जा रहे हैं? ये करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। क्या करने जा रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ये बंगबंधु चेयर को क्या करने जा रहे हैं, या इसका इस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं। तो अब पहली बात तो ये कि ICCR क्या है? तो ICCR है, देखिए फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। याद रखेंगे, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। कब फाउंड की गई थी? ये फाउंड की गई थी 1950 में। 1950 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय अबुल कलाम आज़ाद। किसके द्वारा किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद बोल रही हूँ, APJ अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। ये क्या थे? हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद। क्लियर? देखिए, तो इसने किया क्या है? बेसिकली इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिल के ढाका में ये टॉक हुई है। ढाका क्या है? बांग्लादेश की क्या है? कैपिटल है। मीन्स कहाँ पर ही से रिलेटेड है? ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। बंगबंधु का नाम आपने सुना होगा। इसका मेन फोकस ये होगा कि ये एंथ्रोपोलॉजी, बुद्धिस्ट स्टडी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, आर्ट्स, इन सब के बारे में ज़्यादा फोकस करेगी। मतलब कल्चरल चीज़ों पे ये क्या होने वाली है? ये सारी चीज़ें फोकस होने वाली है। बंगबंधु चेयर इसका नाम क्यों दिया गया है? आपको एक ये पर्सनैलिटी दिख रहे होंगे, इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम है इनका? शेख मुजीबुर रहमान। ये क्या है? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। क्या है? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हैं, वैसे यहाँ क्या है? शेख मुजीबुर रहमान। देखिए, इन्हीं को वहाँ पर ही बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है वहाँ? बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ इनके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। ये आई थिंक जब हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, है ना? पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, बीच में इंडिया था। देखिए, यहाँ पर ही बांग्लादेश था, आज का बांग्लादेश। यहाँ था पाकिस्तान, ये था वेस्ट पाकिस्तान और ये था ईस्ट पाकिस्तान। उस टाइम पे ये वेस्ट पाकिस्तान था और ये ईस्ट पाकिस्तान था। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, अलग होने के बाद ये ईस्ट पाकिस्तान में ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। यहाँ का ना डेवलपमेंट कुछ हो रहा था, ना यहाँ की कोई पॉलिटिक्स अच्छे से चल पा रही थी। यहाँ पर ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली, इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड हो चुका था ये। तो यहाँ पर ही क्या होने लगे? यहाँ पर ही विद्रोह होने लगे कि हमें क्या चाहिए? ये हमें इस वाले पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें अपना अलग देश बनाना है। तो क्या हुआ? ये जो मुजीबुर रहमान थे वो यहीं के थे। ठीक, वो क्या थे? यहाँ के थे। तो क्या हुआ? ये डिसाइड हुआ कि इलेक्शन कराते हैं यहाँ पर ही, और यहाँ पर ही इलेक्शन कराते हैं। जिसके पास ज़्यादा सीटें आएंगी वो क्या होगा? वो बन जाएगा न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो द पाकिस्तान। तो ये डिसाइड तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पर ये जितनी भी सीट डिवाइड थी ना,
तो वो सीट डिवाइड में सबसे ज़्यादा सीट ये बांग्लादेश के पास थी, मतलब आज के बांग्लादेश के पास। तो जब आज के बांग्लादेश के पास ज़्यादा सीटें थी तो चांसेस भी क्या थी, इसी के जीतने की थी। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था वो नहीं चाहता था कि ये लोग जीते, बट फिर भी इलेक्शन हुए। इलेक्शन में रिजल्ट भी क्या आया, ये बांग्लादेश में ज़्यादा सीटें थी तो मुजीबुर रहमान जो कि यहाँ से थे ईस्ट पाकिस्तान से, वो इलेक्शन जीत गए। ठीक, इलेक्शन जीत गए वो। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पर ही एक पर्सनैलिटी हुआ करते थे, भुट्टो। क्या थे वो? भुट्टो, उनका नाम था भुट्टो। वो क्या थे वो, मतलब उन्होंने इलेक्शन जीता नहीं था, लेकिन उनको यहाँ की मेजोरिटी मिली हुई थी। तो ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कौन होंगे, ये भुट्टो ही होंगे। क्लियर? क्या डिक्लेयर कर दिया गया कि हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? भुट्टो। तो अब ये यहाँ पर ही विद्रोह स्टार्ट हो गया कि जब जीते मुजीबुर रहमान थे तो यहाँ पर ही आप प्राइम मिनिस्टर किसी और को कैसे बना सकते हो। तो जब विद्रोह चालू हो गया, बहुत ज़्यादा ही बड़े पैमाने पे विद्रोह चालू हो गया। इस टाइम इंडिया इनका सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया अभी अभी पाकिस्तान वॉर से निकला ही था 1962 में। ठीक, फिर चाइना से भी वॉर हो गई थी, तो अभी ये इस हाल में नहीं था कि ये इनसे लड़ सके डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को क्या था, पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट था। तो अमेरिका अगर पाकिस्तान की हेल्प करने आ जाता तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती। तो इंडिया कोई सपोर्ट यहाँ पर ही कर नहीं रहा था, पब्लिकली। पब्लिकली सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन प्राइवेटली हम यहाँ के जो आर्मी मैन थे उनको क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। क्लियर? उस टाइम किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो जब यहाँ पर ही क्या हुआ, बहुत विद्रोह हुआ, तो इन्होंने क्या किया, ये वेस्ट पाकिस्तान ने, इन्होंने यहाँ के मुजीबुर रहमान जो थे इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इनको बुलाया यहाँ पर ही मीटिंग के लिए, उसके बाद इन्हें जाने ही नहीं दिया, इन्हें क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। ये यहाँ जा ही नहीं पाए। इंदिरा गांधी से सपोर्ट मांगा जा रहा था कि आप क्या करिए, यहाँ पर ही शांति के लिए हमारी हेल्प करिए, लेकिन इंदिरा गांधी जी हेल्प नहीं कर पा रही थी। इन्होंने क्या किया, एक टाई अप किया रशिया के साथ। इसके साथ, रशिया के साथ, मीन्स कि अगर किसी ने इंडिया पे अटैक किया या रशिया पे अटैक किया तो दोनों कंट्री पे अटैक वो माना जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी हमारे पास एक पावर आई कि हम इसके खिलाफ लड़ सकते थे। फिर एक चीज़ और, पाकिस्तान ने क्या गलती कर दी, पाकिस्तान ने अपना, हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ पर ही अटैक कर दिया। क्योंकि उसको लगता तो था ही कि हम क्या कर रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, हम पे अटैक कर दिया। और यही एक चांस था जब इंदिरा गांधी को एक अच्छा रीज़न मिल गया, किससे, वॉर करने का, पाकिस्तान से। क्लियर? तब ये वॉर हुई थी 1971 में। क्लियर? 1971 में वॉर हुई। 26 जिसे डिक्लेयर किया, मीन्स हमने 14 दिन में क्या किया, 13 डेज में ही हमने क्या कर दिया था, पूरी पाकिस्तान को हरा दिया था एंड इस ईस्ट पाकिस्तान को फ्री कर दिया एज बांग्लादेश। क्लियर? समझ में आ गया? 26 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर ही आज़ादी दिवस। ठीक, समझ में आया? क्लियर हो गया? ये मुजीबुर रहमान को उसके बाद यहाँ से छोड़ दिया गया। ये बहुत सारे हमने सैनिक इनके क्या कर लिए थे, अपने अंडर में कर लिए थे। तो उन सब के बदले हमने बहुत सारे नेगोशिएशंस किए, तो मुजीबुर रहमान वापस आ गया और ये क्या बने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, कहाँ के, बांग्लादेश के। समझ में आ गया? इसलिए इनको बंगबंधु भी कहा जाता है, इसीलिए इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो अभी हाल ही में क्या होगा, हाल ही में मार्च में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, पीएम मोदी जी, वो कहाँ गए थे, वो गए थे बांग्लादेश। बांग्लादेश गए थे उनके आज़ादी दिवस पे। तब क्या हुआ था, वहाँ पर ही ये प्रॉमिस किया गया था कि गांधी पीस प्राइज दिया गया था। गांधी पीस प्राइज देने के लिए गए थे, कौन, मोदी जी। गांधी पीस प्राइज, मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद किसी को पहली बार ये प्राइज दिया गया है ना। अभी तक किसी को भी मरने के बाद ये प्राइज नहीं दिया गया है, लेकिन मुजीबुर रहमान को क्या दिया गया, मरने के बाद दिया गया है ये पीस प्राइज। क्लियर? ये कब स्टार्ट हुआ था, 1995 में। याद रखेंगे आप? समझ में आ गया सारी चीज़ें आपको? चलिए, क्लियर हो गया। हम ये बंग बंधु के लिए हम अपने रिलेशंस, देखिए आप जानते हैं कि इंडिया की पॉलिसी है कि अपने नेबर्स के साथ वो बहुत अच्छे से टाई अप करके रखता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें
कर रहे हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। रिसेंटली शेर बहादुर ड्यूबा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखिए, ये जो शेर बहादुर ड्यूबा है ये अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर कहाँ के? नेपाल के। नेपाल के अभी तक आप सुन रहे थे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? केपी ओली शर्मा, यही सुन रहे थे ना, केपी ओली। अब कौन नए बन के आए हैं यहाँ पर? शेर बहादुर ड्यूबा। क्लियर? ये केपी ओली की जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। क्या नाम था उसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। और ये जो शेर बहादुर ड्यूबा आए हैं ये कहाँ से हैं? ये नेपाली कांग्रेस पार्टी से हैं, नेपाली कांग्रेस पार्टी से हैं। क्लियर? इनका टर्म ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जीते हैं। फर्स्ट टाइम ये 1995 से 1997 तक रह चुके हैं, फिर 2001 से 2002 तक रह चुके हैं, फिर 2004 से 2005 तक रह चुके हैं, फिर 2017 से 2018 तक रह चुके हैं। क्लियर? चलिए, देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि अभी हमारी केपी ओली शर्मा के साथ काफ़ी ज़्यादा इंडिया के टाइज खराब हो चुके हैं, क्योंकि इनका झुकाव कुछ चाइना की तरफ हो चुका था, है ना, कुछ हद तक ये चाइना की तरफ झुकाव हो चुका था इनका, इसलिए इंडिया के साथ इनके टाइज क्या हो रहे थे? हमारे खराब हो रहे थे। तो अब एक ऐसा मतलब लाइट वे देखा जा रहा है कि शायद इनके आने से हमारे रिलेशंस कुछ अच्छे हो जाए। क्लियर? फिफ्थ है हमारा, रिसेंटली पास्ड अवे माधव मोघे वॉज अ फेमस। माधव मोघे वॉज अ फेमस, ये कौन थे? ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री में काम भी किया है। मिमिक्री आर्टिस्ट थे मतलब ये इंडस्ट्री में तो थे ही, है ना। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। एंड 11 जुलाई को इनकी डेथ हुई है। इनको लंग कैंसर हो गया था जिसकी वजह से इन्हें क्या हुई है? इनकी डेथ हुई है। देखिए, आप याद कैसे करेंगे इसे? माधव, माधव किसको कहा जाता है? माधव कृष्ण जी को कहा जाता है, राइट। माधव किसको कहा जाता है? कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी क्या करते थे? सबकी नकल उतारते थे, बहुत सारे आर्टिस्टिक टाइप के थे ना, तो बहुत सारे मस्ती करना, सबकी नकल उतारना, सबसे उनकी लैंग्वेज में ही बात करना, उसी तरीके से बात करना जैसे वो करते हैं। तो क्या आप याद कर लेंगे? माधव से मिमिक्री आर्टिस्ट। क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट पूल बीन ओपनड फॉर टूरिस्ट। वर्ल्ड्स डीपेस्ट पूल कहाँ पर ही ओपन किया गया है? ये ओपन किया गया है दुबई में। कहाँ पर ही ओपन किया गया है? दुबई में। इसकी फीट क्या है, मतलब कितना गहरा है ये? तो 196 फीट। देखिए, आप इसे कैसे याद रखेंगे? पूल की बात हो रही है, अगर पूल डीप है तो डर क्या है? आप उसमें डूब जाएंगे, है ना। अगर बहुत ज़्यादा डीप है पूल तो उसमें डर क्या रहता है सबसे ज़्यादा? कि उसमें आप डूब जाएंगे। तो डीप पूल से क्या याद कर लेंगे? डूब जाएंगे तो दुबई। क्लियर? बीन ओपन फॉर टूरिस्ट, अब टूरिस्ट के लिए इसे ओपन कर दिया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको सर्टिफाई किया गया है ना। ये भी याद रखिएगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली अबे अहमद हैज वॉन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अबे अहमद ये कहाँ से हैं? ये हैं इथोपिया से। इथोपिया से हैं ये। फिर से ये क्या हुए? प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए हैं। इनको क्या मिल चुका है? इनको नोबल पीस प्राइज भी मिल चुका है। याद रखिएगा, इनको नोबल पीस प्राइज भी मिल चुका है। क्यों? इनके जस्ट ऊपर एक कंट्री है इरिट्रिया। इनके जस्ट ऊपर एक कंट्री है, क्या? इरिट्रिया। तो इरिट्रिया के साथ इथोपिया की बहुत ज़्यादा क्या वॉर जैसी सिचुएशन रहती है। तो जब ये अबे अहमद आए तो इन्होंने निगोशिएशंस के थ्रू क्या किया था? इथोपिया और इरिट्रिया के बीच में क्या किए थे? इनके संबंध अच्छे बनाए थे, तो इसलिए इनको क्या मिल गया था? नोबल पीस प्राइज मिला था। लेकिन अभी आप जैसा जानते हैं कि अभी ये सिचुएशन फिर से वैसे ही खराब हो गई है। इरिट्रिया और इथोपिया के बीच फिर से सिचुएशंस खराब हो गई हैं। ये भी अभी का न्यू फैक्ट है। एट्थ है, वेयर हैव 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट कहाँ इनॉग्रेट किए गए हैं? तो ये किए गए हैं मणिपुर में। कहाँ किए गए हैं? मणिपुर में। डेवलपमेंट ऑफ मणिपुर के लिए बहुत हेल्प करेंगे ये। किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये किए गए हैं नितिन
गडकरी के द्वारा। किसके द्वारा? नितिन गडकरी। ये क्या है? हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। इनके पास एमएसएमई भी था, लेकिन अभी अभी इनसे ही वो ले लिया गया है, तो अभी इनके पास सिर्फ क्या बचा है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। क्लियर? आगे चलें। हु हैज वॉन द विंबलडन जूनियर मेंस चैंपियनशिप? देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था विंबलडन मेंस के लिए किसने जीता था, है ना। आज ये क्या है? जूनियर मैन, जूनियर मैन में तो ये जीता है समीर बनर्जी ने। किसने जीता है? समीर बनर्जी ने जीता है। एंड ये क्या थे? ये 17 ईयर ओल्ड के ही हैं, बस 17 ईयर ओल्ड के ही हैं। इन्होंने हराया किसे? इन्होंने विक्टर लिलोव को हराया है। किसको हराया है? विक्टर लिलोव को। क्लियर? याद हो जाएगा। समीर मैंस, समीर नाम तो बहुत कॉमन है हमारे। 10th है, हु हैज रिटन द बुक द आर्ट ऑफ कंजरिंग अल्टरनेट रियलिटीज? क्या कह रहे हैं कि ये बुक किसने लिखी है? क्या है बुक? द आर्ट ऑफ कंजरिंग। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है ये। अल्टरनेट रियलिटीज, तो ये बुक लिखी है किसने? दो लोगों ने लिखी है ये बुक, शिवम शंकर सिंह एंड आनंद वेंकट नारायणम। क्लियर? ये दो लोगों ने ये बुक लिखी है। देखिए, ये जो बुक है ना, ये बताती है हमें कि हमारे यहाँ जब मतलब वर्ल्ड में जब वॉर्स हुई, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो इससे कितना चेंज आया है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, कितना चेंज ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आया है, और कितना चेंज वर्ल्ड में आ गया है। क्लियर? सब चीज़ों के बारे में बताती है ये। और ये मेनली डील किससे करती है? अब का जो एक ये नया फोकस है इस बुक में आपको देखने को मिलेगा, जो वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी बात करती है, साइबर के बारे में भी बात करती है, मतलब साइबर जो क्राइम्स, अभी बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं ना, गॉडमैन के बारे में, और नेशनल स्टेट्स इन मैनिपुलेटिंग द थॉट्स। मतलब देखिए, मैनिपुलेटिंग द थॉट्स का मतलब यहाँ पर ही सिंपली ये है कि अभी जो जितनी पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये क्या कर देती हैं? आपके थॉट्स को मैनिपुलेट कर देती हैं और आपको पता ही नहीं चलता। कैसे? जैसे इस टाइम पे, जहाँ अगर आप यूपी की बात करें तो यहाँ पर ही अभी चुनाव होने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर ही ना, जैसे हिंदू के लिए ना वैसे वैसे टॉपिक्स अराइज किए जाते हैं। जैसे अभी आपने धर्मांतरण का सुना होगा, अभी बीच में ये सारे टॉपिक्स बनते हैं, है ना। लेकिन जब चुनाव आने लगते हैं ना, तो हम ऐसी चीज़ें आप खुद सुनने में मिलेंगे जो आपके थॉट्स को अफेक्ट करने लगते हैं और आपका डिसीजन चेंज होने लगता है। तो ये बुक उस चीज़ पे भी बात करती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पोलैंड? देखिए, ये कौन है? नगमा मोहम्मद मलिक। नगमा मोहम्मद मलिक, ये क्या है? एक फीमेल है। ये क्या? आईएफएस कैडर की 1991 की है, आईएफएस में, मतलब इंटरनेशनल फॉरेन सर्विस में। ये क्या है? फर्स्ट मुस्लिम है जो कि अपॉइंट की गई है। फर्स्ट मुस्लिम आईएफएस अपॉइंट की गई हैं। कहाँ के लिए अपॉइंट की गई हैं? पोलैंड के लिए। देखिए, एक चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होती है, एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर। एम्बेसडर जो बनाए जाते हैं वो किसी नेटिव कंट्री के लिए दूसरी बाहर कंट्री में बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया के कुछ लोग चाइना में है, कुछ यूएस में है, कुछ कहीं दूसरी कंट्रीज में। देखिए, ये सब दूसरी कंट्रीज में क्यों जाते हैं? जैसे हमारे यहाँ भी यूएस के, चाइना के, इन सब के क्या होते हैं? एम्बेसडर्स आते हैं, मीन्स एम्बेसी लेके आते हैं। जैसे हमें पासपोर्ट वगैरह वीज़ा चाहिए होता है, तो हम जहाँ से इशू कराते हैं ना, वो होती है एम्बेसी, जो कि खोली गई होती है दूसरी कंट्री के द्वारा। मतलब जैसे मान लीजिए हमें यूएस जाना है, तो यूएस क्या करेगा? अपनी एक एम्बेसी क्या करेगा? इंडिया में खोल देगा। उससे क्या करेंगे? इंडियंस वहाँ से पासपोर्ट वीज़ा ग्रांट करेंगे, मतलब परमिशन लेंगे उनसे कि हम आपके देश में आ सकते हैं। वही बनाए जाते हैं एम्बेसडर। और ब्रांड एम्बेसडर क्या होते हैं? वो तो प्रोडक्ट्स के होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30? पॉपुलेशन पॉलिसी किसने अनाउंस की है अभी अभी? तो आपको रिसेंटली में सुनने में भी आया होगा, ये कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है जिसने क्या की है? पॉपुलेशन पॉलिसी जारी कर दी है। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी, फर्टेलिटी रेट, फर्टेलिटी रेट जो कि होनी चाहिए 2.1। मतलब क्या है इसका? कि अगर आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस करना है,
अगर उसको रिप्लेस करना है तो फर्टिलिटी रेट क्या होना चाहिए 2.1, मतलब 2 बच्चे। और ये 0.1 का मतलब क्या, बाई चांस किसी के 3 हो गए किसी का 1 है तो ये फ्रैक्शन उसको डिक्लेयर करता है। तो ये 2.1 क्या होनी चाहिए, फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए। लेकिन जो यूपी की फर्टिलिटी रेट है वो 2.7 है, मतलब लगभग लगभग ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स के क्या है 3 बच्चे हैं। तो उसको कम करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, जैसे आपने अभी चाइना सुना, चाइना का जो स्टेटमेंट आया वो क्या था कि उनके यहाँ अब यूथ की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, यूथ की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है और ओल्ड एज सिटीजन्स वहाँ पर ही ज़्यादा हो गए। तो इसके लिए भी विरोध हो रहा है कि जब ऐसा फेल्योर है इस पॉलिसी का तो फिर ये क्यों लाई गई है। क्लियर, समझ गया। चले आगे। 13th क्वेश्चन है, रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक हैज टाइड अप विद विच बैंक। ओला इलेक्ट्रिक, देखिए ओला की आप गाड़ी सुनते हैं ना, ओला की कार आती हैं ड्रॉप करने के लिए, वही है ये। बस ओला की अभी तक सिर्फ कार आती थी, अब आपको टू व्हीलर्स भी मिलेंगी, टू व्हीलर्स भी मिलेंगी जिनको आप क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। तो ये रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक ने किसके साथ टाई अप किया है, ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। क्लियर, समझ में आ गया। ये ओला की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 3 दिसंबर को हुई थी, 2010 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। अभी इसके सीईओ कौन है, वो है भावेश अग्रवाल। कौन है, भावेश अग्रवाल। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। देखिए हेडक्वार्टर के नाम पे ना जब आईटी की बात आ जाए, आईटी की जब बात आ जाती है तो सारे हेडक्वार्टर्स मोस्टली बैंगलोर में ही होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश हैज टाइड अप with the National Insurance Company Limited for ensuring। अरुणाचल प्रदेश ने अभी अभी टाई अप किया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, क्या इंश्योर करने के लिए, तो हिमालयन याक। इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से डिक्रीज हो रही है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार का ये स्टेप लिया गया है, किसको इंश्योर करने के लिए, किसको सेव करने के लिए, तो हिमालयन याक्स को सेव करने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, ये जो हिमालयन याक है ये हेयरी होते हैं। हेयरी देख लीजिए आप कैसे हेयरी दिख रहे हैं ना, मतलब इनको बहुत ज़्यादा बाल्स होते हैं इनके पूरी बॉडी पे। एंड ये क्या करते हैं, ये ना इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक भी ये सरवाइव कर जाते हैं अच्छे से। मतलब मोस्टली आप इनको तभी कहाँ पाएंगे, तिब्बतियन प्लेट्यू हो गया, म्यांमार हो गया, सर्बिया तक भी ये मिल जाते हैं -40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मतलब मान लीजिए लगभग लगभग 13 तक पहुँचने लगता है, तो इनको रहने में बहुत डिफ़िकल्टी आने लगती है। क्लियर। तो ये अरुणाचल प्रदेश की कौन सी कंपनी है, वो है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक। किसने ये बताया है कि डिक्रीज हो रही है, मतलब याक की पॉपुलेशन, तो वो है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, जो कि कहाँ है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर ही, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। बेसिकली ये किस किस लिए सेव करेंगे इनको, मतलब क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वो वेदर कैलामिटीज़ भी हैं, फिर डिसीज़ भी इनको हो रही हैं, सर्जिकल ऑपरेशंस भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा चलता है क्योंकि चाइना से बॉर्डर लगता है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स है, स्ट्राइक्स वगैरह भी होती हैं, तो उससे भी इनको क्या है, बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। अभी जो इंडिया में याक की पॉपुलेशन से, मीन्स हिमालयन याक की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 58,000। क्या है, 58,000। उसमें भी सबसे ज़्यादा किसके पास है, यूटीज़ के पास है। यूटीज़ में किसके किसके पास है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पास सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नलिस्ट एन पिल्लाई ऑनर्ड विद विच अवार्ड। एन पिल्लाई, याद है आपको ये कौन है, ये एक इंडियन प्ले राइट भी थे और फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं, स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं ये, ऑरेटर भी रह चुके हैं। देखिए कितनी सारी जॉब्स की हैं इन्होंने। इन्हें अभी अभी कौन सा अवार्ड मिला है, तो इन्हें मिला है BKS लिटरेरी अवार्ड। क्या मिला है इन्हें, BKS लिटरेरी अवार्ड। इसका फुल फॉर्म क्या है, बहरेन कैरेलिया समाजम। बहरेन कैरेलिया समाजन लिटरेरी
अवार्ड किसे मिला है? NN पिल्लाई को। इनका जन्म कब हुआ था? तो ही वॉज बॉर्न ऑन 23 नवंबर 1918। कब? 1918 में। कब? 23 नवंबर को। ऑलराइट, इनकी एक बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, क्या बोलते हैं उसको? नजान, मतलब NJAN। क्लियर? बुक है इनकी, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल कार्गो मूवमेंट अंडर रेल सर्विस एग्रीमेंट एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो ये होता है नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ है हमारी रेल कार्गो मूवमेंट। और ये क्या है? एग्रीमेंट जो है रेल सर्विस एग्रीमेंट किसके बीच में है? इंडिया और नेपाल के बीच में है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो गए हैं, तो काफ़ी कुछ रिलेशंस में चेंज आएंगे। तो इंडिया की तो पॉलिसी है नेबर फर्स्ट, तो नेबर के लिए क्या कर रहे हैं हम? ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके अंतर्गत होने क्या वाला है? देखिए, जो नेपाल है ना, उसको अपना बहुत सारा सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। तो इंडिया क्या करने वाला है? उसको अपना रेलवे नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू नेपाल क्या कर पाएगा? अपने कंटेनर और अदर फ्लाइट कैरी कर पाएगा इधर उधर थोड़े कम कॉस्ट पे। क्लियर? कौन प्रोवाइड करेगा? इंडिया अपना रेलवे नेटवर्क इसे प्रोवाइड करेगा। क्लियर? ये जो रेलवे सर्विस एग्रीमेंट है, ये 2007 में साइन की गई है। अभी इसको फिर से रिवाइव किया गया है। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट चले, 17th क्वेश्चन है हमारा, सोनी इंडिया टीम अप विद विच इंस्टीट्यूशन टू होस्ट संवेदना है? संवेदना, संवेदना 2021 क्या है ये? देखिए, ये किया तो IIT मद्रास के साथ गया, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर क्या होने वाला है? इसके अंदर देखिए, जो हमारे सिटीजन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सिटीजन्स जो हैं, वो पॉपुलेशन कहाँ पर ही है? वो ग्रामीण क्षेत्र में है ना। तो वहाँ के लोग क्या है, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लेकर जागरूक नहीं है। तो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि हम इंटरनेट के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे किसे? सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन्स को। और ये एक प्रोग्राम या एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें क्या कर सकते हैं? ग्रुपिंग ऑफ 3 पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 3, मिनिमम हो सकते हैं कितने भी, मैक्सिमम 3 लोग एक ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर? इसका एम क्या है? इसका एम है टू इंस्पायर टू यूज IoT सर्विस बोर्ड यूज करना। IoT क्या है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी को क्या करना है? यूज करना है। और इससे वो बताएंगे कि कैसे इसकी वजह से आपके बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। आपने आर्डिनो का भी नाम सुना होगा, वो भी इसी के अंडर इसके बारे में ही बताया जाएगा। क्लियर? आर्डिनो जैसे है, तो ये आर्डिनो बेसिकली क्या करता है? आप इससे ना अल्ट्रासोनिक वेव्स कर सकते हैं और लॉन्चेस कर सकते हैं, काफ़ी तरीके से LEDs जला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं, और वो सब क्या है? वो सब एक टेक्नोलॉजी है। तो ये सब कौन कर रहा है? IIT मद्रास सोनी इंडिया टीम के साथ मिलके कर रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? IIT मद्रास कहें या फिर इसे IITMPTF कहें, मतलब IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। क्या है पूरा ये? IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी ऑथर्ड बाय। ये क्या है? एक बुक है, अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी ऑथर्ड बाय। किसने लिखी है? किसने ऑथर की है ये बुक? तो ये बुक ऑथर्ड बाय है अशोक चक्रवर्ती। किसके द्वारा बनाई लिखी गई है ये बुक? अशोक चक्रवर्ती। देखिए, अशोक चक्रवर्ती एक इकोनॉमिस्ट हैं। ये अभी ये अभी जिम्बाब्वे में सीनियर इकोनॉमिक्स की पोस्ट पे हैं, अशोक चक्रवर्ती। इन्होंने क्या बताया है कि जो इमरजेंसी लगी थी 1975 से 77 के बीच में, तो उनको क्या थे? वो ब्लैक डेज ही थे, क्योंकि उसमें इमरजेंसी ये कह के लगाई गई थी कि इंटरनल क्या होने लगा है? इंटरनली हमारी जो इंडिया है वो मतलब डिस्टर्ब हो गई है, यहाँ पर ये विद्रोह हो सकते हैं। लेकिन ये जेन्युइन रीज़न क्या था उसका? कि उस टाइम पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। उनका इलाहाबाद में क्या कर दिया था? उनका इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया था, ये कह के कि इलेक्शन गलत तरीके से हुए हैं।
तो उनका जब इलेक्शन का कैंसिल कर दिया गया तो अब वो प्रधानमंत्री नहीं थी। तो जब वो प्रधानमंत्री की उनकी पोस्ट ली जा रही थी तो उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, इमरजेंसी लाई थी। इस इमरजेंसी में इतना बुरा बुरा हुआ था, मीन्स आपके सारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे, इतने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए गए, आपकी नींव, कॉन्स्टिट्यूशन की नींव बदलने की कोशिश की गई। इस टाइम पे सुप्रीम पावर जो था हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसकी पावर भी बहुत कम कर दी गई। जितने नेता अपोजिशन में खड़े थे, जेपी हो गए, बहुत सारे जो नेता थे, उन सबको विदाउट एनी ट्रायल सबको क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया और पूरी मोनोपोली क्रिएट कर दी गई न्यूज़पेपर पे, सब चीज़ों पे। अब जो भी चीज़ वहाँ उस टाइम चल रहा था वो सिर्फ इंदिरा गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे ही चल रहा था। तो ये बुक में पूरा उसे डिफाइन किया गया है। क्लियर। 19th क्वेश्चन है हमारा, हु विन द यूरो 2020 इन फाइनल। यूरो 2020 जैसे अभी मैंने बताया ना, यूरो 2020 एक रोनाल्डो ने जीता और एक ये यूरो उन्होंने क्या जीता था, गोल्डन गोल्डन बूट। ये यूरो 2020 फाइनल में किसने जीता है, ये जीता है इटली ने। किसने जीता है, इटली ने। फाइनल में, इसका फाइनल किसके साथ हुआ था, इंग्लैंड के साथ। ये इन दोनों का क्या हुआ, पेनल्टी पे, मतलब पेनल्टी तक पहुंच गया था गेम। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों में से कोई जीत ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में जब पेनल्टी के लिए गेम हुआ है तब उसमें इटली विनर रहा। क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली पोस्टपोन्ड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। किस स्टेट ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पोस्टपोन कर दिया है, तो वो है हरियाणा। क्यों, अभी हरियाणा में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले थे। उनकी डेट क्या थी, 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये होने वाले थे, लेकिन अब इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है फरवरी 2022 के लिए। क्यों, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स, मतलब कोविड की थर्ड वेव आने वाली है ना, ऐसा अजम्पशन लगाया जा रहा है। और इसमें क्या है, 18 से, मतलब 18 साल के भी बच्चे हैं, उनसे कम भी बच्चे हैं, तो क्या होने लगा है कि ये वो यूथ को प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंतराल। तो क्या किया गया है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। क्लियर। लगभग लगभग इसमें टोटल जो पार्टिसिपेंट्स है वो 85,000 हैं। उसमें से एथलीट हैं 5072, मतलब 5072 एथलीट्स हैं। फीमेल्स इसमें कितनी हैं, फीमेल्स हैं 2400 एंड मेल्स कितने हैं 2772, या आई थिंक 7672, 2672। क्लियर। ये थे कितने, मेल्स। क्लियर। तो ये आज के हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई रियली होप आपको समझ में भी आए होंगे, इंपॉर्टेंट भी हैं बहुत ज़्यादा, सारे आपको लगे होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको मिलेंगे ही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।